आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस बुक से चैप्टर वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रही है और ये नेक्स्ट टॉपिक है पावर। बच्चों, मान लीजिए कि आप अपना स्कूल बैग लेकर क्लास तक सीढ़ियां चढ़ते हो। 1 मिनट में दौड़कर चढ़ना और 5 मिनट में धीरे धीरे चढ़ना अलग महसूस कराता है, जबकि दोनों केसेस में किया गया वर्क एक जैसा है। लेकिन इस डिफरेंस को बताने वाली फिजिकल क्वांटिटी को पावर कहती है। पावर की डेफिनेशन है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन, यानी किसी कार्य को के होने की दर को पावर कहती हैं। आसान शब्दों में कहें कि एक निश्चित समय में कितना वर्क किया गया, यही पावर कहलाता है। मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, एवरेज पावर डिफाइंड एज वर्क डन डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला बना इसका, P इक्वल टू W डिवाइड बाई टी। P पावर W वर्क डन और T टाइम। यदि सेम वर्क को यदि समान टाइम में ज़्यादा काम करना हो तो ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। वैसे ही एक समान काम को कम समय में पूरा करना हो तब भी हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। पावर की ऐसा यूनिट वोट होती है और 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन पर सेकेंड। यदि 1 सेकंड में 1 जूल वर्क किया जाए तो पावर 1 वाट होगी, क्योंकि ये हमने फॉर्मूले से निकाला है। 1 वोट 1 जूल पर सेकेंड। एग्जाम्पल पढ़ती हैं एक कि एक वेट लिफ्टर 75 केजी मास उठाना है 2 मीटर तक 5 सेकंड में। हाउ मच पावर वुड सी रिक्वायर फॉर दिस टास्क। इस टास्क को पूरा करने के लिए उसे कितनी पावर की जरूरत होगी। पहले हम यूनिट्स को लिख लेंगे। मास 75 केजी, हाइट 2 मीटर, टाइम 5 सेकंड और स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्क डन का फॉर्मूला mgh, क्योंकि हमें पावर निकालने के लिए पहले वर्क डन की जरूरत है। mgh हमारे पास तीनों की वैल्यू है, पुट करेंगे, वर्क डन मिलेगा 1500 जूल। पावर निकालने के लिए वर्क डन को डिवाइड करेंगे टाइम से, पावर निकलेगा 300 वोट। एग्जाम्पल 7.11, अ कार ऑफ मास 1000 kg स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीच अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन रिक्वायर्ड टू अचीव दिस स्टार्ट। एक कार जिसका वजन 1000 kg है, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, फिर उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गई, यानी ये फाइनल वेलोसिटी है। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। पहले हम वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि वेलोसिटी की ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड है। हम पहले निकालेंगे वर्क डन। हमें जो इनमें वैल्यूज मिली है उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला लगाना होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। टोटल हमारे पास वर्क डन आया 2 लाख जूल। फिर स्टेप 2, पावर निकालने के लिए वर्क डन को टाइम से डिवाइड करेंगे। पावर हमारे पास आया यहां पर 20,000। नेक्स्ट है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, हॉर्स पावर, HP। क्या है हॉर्स पावर? यू मे हैव हर्ड अबाउट अनदर यूनिट कॉल्ड हॉर्स पावर, यूज्ड टू मेजर पावर स्पेशली फॉर कार इंजन और पंप यूज्ड टू लिफ्ट वाटर। आपने हॉर्स पावर का नाम सुना होगा। यह भी पावर की एक यूनिट है। इसे अक्सर कार इंजन, वाटर पंप की पावर बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वोल्ट के। पहले समय में नई मशीनों और इंजनों की शक्ति की तुलना असली घोड़ों की शक्ति से की जाती थी, इसी कारण इसका नाम हॉर्स पावर पड़ा। मीट अ साइंटिस्ट जेम्स वोट। पावर की यूनिट वोट का नाम महान साइंटिस्ट जेम्स वोट के नाम सम्मान में रखा गया है। उन्होंने एक प्रभावी स्टीम इंजन बनाया जो पहियों को घुमा सकता था। नेक्स्ट है सिंपल मशीन। हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई बार भारी ऑब्जेक्ट उठानी या खिसकानी पड़ती है। ऐसे काम आसान बनाने के लिए हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ग्रेविटी या दूसरे फोर्स के विरुद्ध काम करना पड़ता है, जैसे भारी सामान उठाना और ऑब्जेक्ट को खिसकाना। किसी कार्य के लिए आवश्यक वर्क कम नहीं किया जा सकता, लेकिन फोर्स की मात्रा या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलकर काम को आसान बनाया जा सकता है। जो डिवाइसेस काम को आसान बनाती हैं उन्हें सिंपल मशीन कहते हैं। इस सेक्शन में हम 3 सिंपल मशीन्स पढ़ेंगे, पुली, इंक्लाइंड प्लेन और लीवर। एफर्ट एंड लोड के बारे में।
द फोर्स वी अप्लाई टू मशीन इज कॉल्ड द एफर्ट, यानी मशीन पर जो फोर्स हम लगाते हैं उसे एफर्ट कहते हैं। यानी एफर्ट मतलब हमारा प्रयास किया हुआ फोर्स, प्रयास, ताकत। द फोर्स दैट नीड टू बी ओवरकम इज कॉल्ड द लोड। जिस फोर्स या भार को उठाना या हराना होता है, जिस फोर्स या भार को हटाना या उठाना या हराना होता है उसे लोड कहते हैं। लोड का मतलब है भार। एफर्ट मतलब फोर्स लगाना, ताकत लगाना, और लोड का मतलब है भार, वजन। नेक्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज to describe how a machine changes the magnitude of the applied force, we define mechanical advantage as the ratio of the load to the effort. मशीन फोर्स को कितना बढ़ाती है इसे बताने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज का, लोड डिवाइड बाय एफर्ट। अब नेक्स्ट बात करें पुली की। पुली सबसे सरल मशीनों में से एक है। आपने देखा होगा कि झंडा फहराते समय हम रस्सी को नीचे खींचते हैं, लेकिन झंडा ऊपर ही रहता है। यह काम ऊपर लगी पुली की सहायता से किया जाता है। पुली एक पहिया होता है जिसमें रस्सी के लिए ग्रूव्स यानी नली बनी होती है। फिगर 7.23 में पुली रस्सी को सही दिशा में चलाने के लिए मदद करते हुए दिखाया गया है। फिक्स्ड पुली फोर्स की मात्रा कम नहीं करती, यह केवल फोर्स की डायरेक्शन बदलती है। हमारे लिए नीचे की ओर खींचना सीधे ऊपर उठाने की तुलना में ज़्यादा आरामदायक होता है, ज़्यादा सुविधाजनक होता है। इस प्रकार पुली केवल एफर्ट की डायरेक्शन बदलकर हमें कन्वीनियंस यानी सुविधाजनक मदद देती है। Since the effort and the load are equal in magnitude, the mechanical advantage of a fixed pulley is 1. फिक्स्ड पुली में लोड और एफर्ट दोनों इक्वल होती हैं, इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स्ड पुली पर वैल्यू होती है 1। रेडी टू गो बियॉन्ड में लिखा है मूवेबल पुली या कई पुलिस के सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा हो सकता है। इससे हम एफर्ट लगाकर भारी ऑब्जेक्ट्स उठाई जा सकती है। मूवेबल पुली सिस्टम में लोड पुली से जुड़ा होता है। ऑन द वन एंड ऑफ द रोप इज फिक्स्ड टू अ पॉइंट। रस्सी का एक सिरा स्थिर रहता है जबकि दूसरे सिरे पर एफर्ट लगाया जाता है। पुली का इस्तेमाल वास्तविक जीवन में बहुत किया जाता है, जैसे एलिवेटर्स में यानी लिफ्ट में और क्रेन्स में वजन उठाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लाइंड प्लेन यानी झुका हुआ एक मशीन। बच्चों मान लीजिए कि आपको एक भारी बॉक्स ट्रक के ऊपर चढ़ाना है। यदि आप उसे सीधा ऊपर उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन यदि एक ढलान बना दी जाए तो वही काम फोर्स से किया जा सकता है। यही इंक्लाइन प्लेन का एक प्रिंसिपल है। तो पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। सपोज यू वांट टू लिफ्ट अ हैवी बॉक्स इनटू अ प्लेटफॉर्म। मान लीजिए कि आपको एक भारी बॉक्स किसी प्लेटफॉर्म या ट्रक पर चढ़ाना है। Lifting it up vertically required an upward force F equal to its weight। यदि आप बॉक्स को सीधे ऊपर उठाएं तो आपको ऊपर की ओर उसके वेट के बराबर फोर्स लगानी होगी। लेकिन यदि बॉक्स इतना भारी हो कि आप उसे सीधा ना उठा सके तो क्या होगा? आप बॉक्स को एक ढलान वाली एक इंक्लाइंड प्लैंक पर रख सकते हैं, फिर उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर धक्का दे सकती हैं। क्या इस तरीके से कम फोर्स लगेगा? चलिए एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी 7.3 स्टेप 1 टेक अ स्मूथ प्लैंक एंड अ स्प्रिंग बैलेंस अटैच द स्प्रिंग बैलेंस टू द कार्ट। यानी एक प्लैंक यानी चिकना तख्ता लीजिए, एक कार्ट और स्प्रिंग बैलेंस लीजिए, स्प्रिंग बैलेंस को कार्ट से जोड़ दीजिए। नेक्स्ट आगे अरेंज एन एलिवेटर सरफेस सच एज द टॉप ऑफ अ लो स्टूल एंड अ पाइल ऑफ बुक्स। किताबों के ढेर या किसी स्टूल की मदद से एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाइए। सेकंड स्टेप पहले कार्ट को सीधे ऊपर उठाइए, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग नोट कीजिए। यदि रीडिंग बताती है कि कार्ट को सीधे उठाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। थर्ड स्टेप अब प्लैंक को किताबों के सहारे रखकर एक रैंप बनाइए। कार्ट को रैंप के ऊपर धीरे धीरे खींचिए। देखिए कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पहले से कम है या नहीं। आप पाएंगे कि फोर्स पहले से कम लग रही है। फोर्थ स्टेप अब रैंप को और कम ढलान वाला बनाइए, यानी उसका एंगल कम कर दीजिए। ध्यान से देखिए कि फोर्स में क्या बदलाव आ रहा है। ऑब्जर्वेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे जैसे रैंप
कम ढलानदार होती है वैसे वैसे फोर्स कम होती जाती है, फोर्स की ज़रूरत कम होती जाती है, लेकिन इसके बदले आपको ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा दूरी तक खींचना पड़ता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। An inclined plane is a simple machine that helps move a heavy load to a higher lower level। मतलब inclined plane एक सिंपल मशीन है जो भारी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करती है। फिर है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ inclined plane। Let the mass of the object be m, then the load is the weight is mg of the object। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का मास m है तो उसका लोड mg होगा, मास इंटू ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट को ऊपर चढ़ाने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ती है उसे एफर्ट यानी एफ से डिनोट करेंगे। इंक्लाइन प्लेन की लंबाई एल मान लेते हैं। वर्क डन होगा यहां पर एफ इंटू एल। पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी, यानी हम दोनों को कंबाइन करेंगे वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी को, तो हमारे पास मिलेगा एफ मल्टीप्लाई एल इक्वल टू एम जी एच। हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है लोड डिवाइड बाय एफर्ट, यानी एम जी डिवाइड बाय एफ। अब ऊपर वाला मान रखेंगे इसमें एफ की जगह पर और एम जी की जगह पर। फाइनल हमारे पास फॉर्मूला होगा एम ए मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एल डिवाइड बाय एच, यानी इंक्लाइन प्लेन डिवाइड बाय हाइट। Since L is the larger than h, the force is less than mg and the mechanical advantage of inclined plane is greater than 1। क्योंकि L h से बड़ा होता है इसीलिए F mg से छोटा होता है, मतलब कम फोर्स लगती है और मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होता है। यदि इंक्लाइन प्लेन को और लंबा बना दिया जाए तो ज़रूरती फोर्स और भी कम हो जाती है लेकिन दूरी बढ़ जाती है। हर सिचुएशन में कुल वर्क एक समान रहता है। यदि फोर्स कम होती है तो डिस्टेंस बढ़ जाती है, इसीलिए वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस लगभग एक समान रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है लीवर। बच्चों अब हम तीसरी सिंपल मशीन लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर ऐसी मशीन है जो कम फोर्स लगाकर भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाने में मदद करती है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कई लीवर देखते हैं जैसे सीसर, प्लायर्स, सीसो, क्रोबार और बोटल ओपनर। ये सभी लीवर के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। लिखा है टेक अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल, अ पेंसिल, 2-3 इरेजर्स एंड अ स्टेपलर। यानी अब आपको 30 सेंटीमीटर लंबी स्केल, एक पेंसिल, 2 से 3 इरेजर और एक स्टेपलर या एक ऐसा कोई भारी सामान लीजिए। सेकंड स्टेप, स्केल और पेंसिल के ऊपर रखिए। स्केल को पेंसिल के ऊपर रखिए लेकिन पेंसिल को स्केल के एक सिरे के पास रखिए जैसे फिगर में दिखाया गया है। स्केल के उस सिरे पर जो पेंसिल के पास है उस पर स्टेपलर रखिए। थर्ड स्टेप, अब स्केल के दूसरे सिरे पर एक इरेजर रखिए। देखिए क्या स्टेपलर ऊपर उठता है, यदि नहीं उठता तो एक और इरेजर रख दीजिए। आपने देखा होगा कि एक हल्का इरेजर भी एक भारी स्टेपलर को उठा सकता है। यह संभव हुआ क्योंकि स्केल यहां एक सिंपल मशीन की तरह काम कर रहा है जिसे लीवर कहते हैं। लीवर एक रिजिड बार यानी एक कठोर छड़ होती है जैसे आपका स्केल। ये एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर घूम सकती है। इस एग्जाम्पल में हम स्केल और पेंसिल का संपर्क पॉइंट वही फिक्स्ड पॉइंट है। लीवर इन डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में भी भारी ऑब्जेक्ट्स उठाने के लिए लीवर का इस्तेमाल किया जाता है। लीवर 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं। फर्स्ट फलक्रम, फलक्रम वह फिक्स्ड पॉइंट है जिसके चारों ओर लीवर घूमता है। सेकंड लोड, लोड वह भार है या फोर्स है जिसे उठाना होता है। एफर्ट, एफर्ट वह है जहां पर हम लीवर पर अपना फोर्स लगाते हैं। मतलब फलक्रम वह पॉइंट है, वो पॉइंट है जहां पर लीवर घूमता है। लोड वह है जिसकी वजह से जो भार है वह उठता है, और एफर्ट वो है जो हमने फोर्स लगाया है। फलक्रम से लोड की दूरी को लोड आर्म कहते हैं। फलक्रम से एफर्ट की दूरी को एफर्ट आर्म कहते हैं। फिगर 7.32 में ये सब दिखाए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो फलक्रम, लोड
यहाँ पर पत्थर है, एफर्ट इंसान द्वारा लगाया गया है, लोड आर्म फलक्रम से लोड तक की दूरी और एफर्ट आर्म फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी। लीवर के एक सिरे पर कम फोर्स लगाकर दूसरे सिरे पर ज़्यादा फोर्स लगाया जा सकता है। इस प्रकार भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे संभव होता है, आइए समझते हैं। लीवर का वह सिरा जहां छोटा फोर्स F1 लगाया जाता है वह ज़्यादा दूरी d तय करता है। दूसरा सिरा जो भारी ऑब्जेक्ट्स पर बड़ा फोर्स यानी F2 लगा रहा है वह कम दूरी d2 तय करता है। लीवर के एक सिरे पर किया गया वर्क दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। इसका फॉर्मूला है यहां पर F1 मल्टीप्लाई D1 इक्वल टू F2 इंटू D2। इसीलिए यदि एफर्ट आर्म को बढ़ाया दिया जाए तो कम फोर्स लगाकर भी लोड पर ज़्यादा फोर्स लगाया जा सकता है। अब हम बीम बैलेंस की सहायता से एक और एक्टिविटी करेंगे, बीम बैलेंस की लीवर का एक एग्जांपल से। नोट, अ लीवर रिड्यूस द फोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क बट नॉट द टोटल वर्क डन। मतलब लीवर किसी काम को करने के लिए जरूरत फोर्स को कम कर देता है लेकिन कुल वर्क को कम नहीं करता, यानी कम फोर्स लगाने पर ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए कुल वर्क लगभग एक समान रहता है। एक्टिविटी 7.5 बीम बैलेंस यानी एक तराजू। लिखा है कि 50 सेंटीमीटर या उससे लंबा एक स्केल लीजिए, साथ में एक स्ट्रिंग यानी एक धागा, एक दो पेपर कप्स जो तराजू के पल्लों की तरह काम करेंगे, एडहेसिव टेप या धागा और एक जैसे कोइंस जो भार का काम करेंगे। सेकेंड स्टेप, स्केल के बिल्कुल बीच वाले भाग पर धागा कसकर बांध दीजिए। यह धागा फलक्रम का काम करेगा। अब इस धागे की सहायता से स्केल को किसी हुक या स्टैंड पर टांग दीजिए ताकि वह फ्रीली झूल सके। अब यह स्केल एक बीम बैलेंस की तरह काम करेगा। थर्ड स्टेप, धागे की सहायता से स्केल के दोनों सिरों पर पेपर कप्स बांध दीजिए। ये कप्स तराजू के पेंस की तरह काम करेंगे। देखिए कि स्केल दोनों तरफ से बराबर है या नहीं। यदि स्केल एक तरफ झुका है तो यदि स्केल एक तरफ झुका हुआ है तो कप्स की स्थिति बदलकर दोनों तरफ बराबर बैलेंस बनाइए। फिगर 7.3 में दो कप्स एक स्केल से लटके हुए दिखाए गए हैं। यह एक साधारण बीम बैलेंस का एग्जाम्पल है। स्टेप 4, लेफ्ट पैन में 1 कॉइन रखिए, इसे एफर्ट मानेंगे, और राइट कप में एक वैसा ही कॉइन रखिए, इसे लोड मानेंगे। आप देखेंगे कि बीम सीधी और बैलेंस रहती है क्योंकि दोनों तरफ बराबर भार है। अब राइट पैन में एक कॉइन और डालिए, अब उसमें कुल 2 कॉइन्स हो जाएंगे। अब बीम राइट की ओर झुक जाएगी क्योंकि लेफ्ट ओर झुक जाएगी क्योंकि राइट ओर ज़्यादा भार हो गया है, वजन ज़्यादा हो गया है। अब भारी कप को फलक्रम के बीच में रखो, थोड़ा पास ले आइए, इससे बीम और बैलेंस हो जाएगी। अब फलक्रम से उस कप की दूरी नापिए। यही प्रोसेस पहले 4 कॉइन्स और फिर 8 कॉइन के साथ दोहराइए। हर बार वही दूरी जहां बीम बैलेंस होती है वह उसे नोट कीजिए। अभी रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट एंड कंप्लीट टेबल 7.51 बाय एडिंग मोर रोज। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है कि इन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए, मेजर करिए और टेबल 7.1 को फिल करिए। नंबर ऑफ कॉइन्स इन लेफ्ट पेन, यानी लेफ्ट पेन में कितने कॉइन्स रखे गए, डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट पेन फ्रॉम फलक्रम, ये सभी पूरा यहाँ पर टेबल दिया गया है। कंक्लूजन यानी इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। बाय एनालाइजिंग द वैल्यू रिकॉर्डेड इन टेबल 7.1 यू कैन कंक्लूड दैट द बीम बैलेंस व्हेन कि टेबल 7.1 के परिणामों का स्टडी करने पर पता चलता है कि बीम यानी तराजू तब संतुलित होता है जब दोनों तरफ बैलेंस बराबर हो जाए। आगे लिखी है, इफ द एफर्ट आर्म्स इज इंक्रीज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव द सेम लोड इज रिड्यूस। यदि एफर्ट आर्म बढ़ा दिया जाए तो उसी लोड को उठाने के लिए कम एफर्ट लगेगा। इक्वेशन 7.12 की सहायता से लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज निकाला जा सकता है। मैकेनिकल एडवांटेज हम जानते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड डिवाइड बाय एफर्ट होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं लोड आर्म डिवाइड बाय लोड एफर्ट, एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। इसीलिए यदि एफर्ट आर्म बढ़ा दिया जाए तो लीवर लोड पर एफर्ट
F1 से भी बड़ा F2 लगा सकता है। इसी प्रकार लीवर हमें उतना मैकेनिकल एडवांटेज देता है जितना एफर्ट आर्म और लोड आर्म का मेजरमेंट देती हैं। लीवर का इस्तेमाल करने पर आवश्यक यानी ज़रूरत एफर्ट कम हो जाता है, लेकिन एफर्ट को अधिक दूरी तक चलाना पड़ता है, इसीलिए कुल वर्क डन लगभग सेम रहता है। इंपॉर्टेंट नोट, लीवर हमें फोर्स से फायदा देता है। लीवर हमें फोर्स में फ़ायदा देता है। कम फोर्स लगाकर भारी लोड उठाया जा सकता है, लेकिन इसके बदले ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए कुल वर्क कम नहीं होता। नेक्स्ट है इसमें ब्रीचिंग साइंस एंड सोसाइटी। बच्चों, अब तक हमने देखा कि इस चैप्टर में हमें पढ़े गए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल वास्तविक जीवन में कैसे किया जाता है। हिमालय क्षेत्रों में बहता हुआ पानी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे इन हिमालयन रीजन, हिमालय क्षेत्रों में जब पानी ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदलकर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। पुराने समय में इस एनर्जी का इस्तेमाल घराट या पंचचक्की नाम की वाटर मिल में किया जाता था। यह वाटर मिल अनाज पीसने में काम आती थी। आज भी ये जल चक्कियाँ कई पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती हैं। आगे क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर मिल वर्क। पानी ऊंचाई पर होने के कारण शुरू में पोटेंशियल एनर्जी रखता है। फिगर में यह ए पर दिखाया गया है। जब पानी पाइप से नीचे आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। पानी की काइनेटिक एनर्जी चक्की के पहिए बी को घुमाती है। इससे पहिया रोटेशनल मोशन में आ जाता है। जब घूमता हुआ पहिया ऊपर लगे ग्राइंडिंग स्टोन यानी पीसने वाले पत्थर सी से जुड़ा होता है तो आटा पीसने लगता है। आज ये मतलब गेहूँ पीसने लगता है। आज के समय में बांध में जमा पानी की पोटेंशियल एनर्जी भी इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी में बदली जाती है। फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की